Hello students, now we are going to discuss a very important topic of biology of the chapter 6, and that is Human Genome Project, also called as HGP. So very firstly we will summarize the important points of this project. इस Human Genome Project को short form में HGP कहते हैं और इसे मेगा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है. तो वी विल डिस्कस कि इसे मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, ये कब स्टार्ट हुआ, इसके स्टार्ट होने का पर्पस क्या था, इसकी मेथोडोलॉजी क्या थी, इसके एडवांटेजेस क्या हुए. सो एक्चुअली इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एनसीईआरटी. बेसिकली ह्यूमन मीन्स वी आर द ह्यूमंस. जीनोम मतलब क्या होता है, एक्चुअली जितना भी जेनेटिक मेकअप है ह्यूमंस का या किसी भी एक इंसान के अंदर जितने भी जीन्स हैं, डीएनए, पूरा डीएनए अगर खोल दिया जाए और उसकी बात की जाए तो वो एक जीनोम कहलाता है, राइट. तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम किसी इंडिविजुअल के पूरे जीनोम की स्टडी करेंगे. अब इस स्टडी का एडवांटेज क्या है, एक्चुअली जब ये पता चला कि जेनेटिक डिजीजेस हो सकती हैं, क्रोमोसोमल डिजीजेस हो सकती हैं, हेरिडिटरी डिजीजेस हो सकती हैं, और ये डिजीजेस सामने आने लगी तो ज़रूरत पड़ी कि इंसान के डीएनए की प्रॉपर स्टडी की जाए, जिससे ये पता चल सके कि ये बीमारियां क्यों हो रही हैं और फिर इनकी प्रॉपर स्टडी करके इनका इलाज ढूंढा जा सके. तो इस रीज़न से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो प्रोपाउंड हुआ एंड इट वाज गिवन एंड देन स्टडीड. ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. तो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने मिलकर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया एंड एक्चुअली इस प्रोजेक्ट को 13 सालों में कंप्लीट होना था एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1990. सो 1990 से 13 साल 2003 में पूरे होते थे. तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक्चुअली 2003 में खत्म हो जाना चाहिए था बिकॉज इट वाज स्टार्टेड इन 1990, बट ऐसा हो नहीं पाया था. बट अगर हम एनसीईआरटी को फॉलो करें तो एनसीईआरटी के हिसाब से उन्होंने यही लिखा था कि इट वाज कंप्लीटेड इन 2003, तो मैंने भी वही लिखा है. बट एक्चुअली बात ऐसी है कि ये 2003 में पूरा नहीं हुआ, ये 2006 में कंप्लीट हुआ. मीन्स जो एस्टिमेटेड टाइम था इसको कंप्लीट होने में एस्टिमेटेड 13 ईयर से ज़्यादा और 3 साल लग गए थे. बट एक्चुअली एनसीईआरटी में 2003 लिखा है तो हम वही मान लेते हैं because we are solely following NCERT. And when this project was started, it was called as a mega project. Mega मतलब बहुत बड़ा, of very large and vast size. क्योंकि जो Human Genome Project शुरू हुआ, उस प्रोजेक्ट को करने के लिए एक बेस पेयर की स्टडी के लिए या एक बेस पेयर के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट थी $3. एक बेस पेयर के लिए $3. और ह्यूमन जीनोम में पूरे के पूरे ह्यूमन जीनोम में टोटल बेस पेयर कितने होते हैं, 3 × 10⁹ बेस पेयर्स. बहुत सारे बेस पेयर्स होते हैं. 3 × 10⁹ कितना बड़ा नंबर हुआ, राइट. तो अगर एक बेस पेयर को स्टडी करने के लिए $3, तो 3 × 10⁹ बेस पेयर्स को स्टडी करने के लिए 3 × 10⁹ × 3 विल बी इक्वल टू $9 बिलियन. सो बहुत बड़ा अमाउंट भी इस पे स्पेंड होना था एंड दैट वाज ऑफ $9 बिलियन. तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था. इट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट, वाज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट. इसीलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं. देन टू डील विद द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज. जब भी कोई चीज होती है, कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसके साथ बहुत से इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. वो एथिकल हो सकती हैं, लीगल हो सकती हैं, सोशल हो सकती हैं. तो इन इश्यूज को हैंडल करने के लिए एक कमिटी डेवलप की गई थी जिसका नाम था नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेटिक्स, राइट. सो दिस वाज द कमिटी विच वाज means made up for dealing with the issues related to this project. ये सारे पॉइंट्स मैंने की पॉइंट समराइज किए हैं क्योंकि इनमें से कोई भी पॉइंट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं. सो यू टेक अ नोट ऑफ दीज एंड अंडरस्टैंड देम वेल. सो ये पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिए थे कि ये इसको मेगा प्रोजेक्ट इसीलिए कहा गया क्योंकि एस्टिमेटेड बेस पेयर एक ह्यूमन जीनोम में इतने होते हैं और एक बेस पेयर के लिए कॉस्ट थी $1. तो 3 × 10⁹ बेस पेयर के लिए टोटल $9 बिलियन, एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो
स्पेंड होना था और एक बहुत लंबा समय लगने वाला था 13 ईयर्स का. सो दैट इज वाई दिस वॉज कॉल्ड एज अ मेगा प्रोजेक्ट. नाउ अब इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए जो है, इसके डेटा को स्टोर करने के लिए, स्टडी करने के लिए, देयर वॉज a branch developed which was called as bioinformatics. So it was a science which developed simultaneously. HGP के साथ साथ bioinformatics which was a branch of science was also getting developed, साथ साथ चल रहा था. इसका पर्पस था कि ये जो डेटा HGP में ज़रूरी है उसकी स्टोरिंग और उसके स्टडी के लिए. एंड बेसिकली इसके लिए जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है NCBI. So this NCBI is also very important. ये NCBI क्या है? It's the National Center of Biotechnology Informatics and it was the site made by US government. US government ने ये एक साइट बनाई थी NCBI जो इससे रिलेटेड सारी चीजों को हैंडल करने वाली थी. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मेथडोलॉजी ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये जितना भी अभी हमने डिस्कस किया ये HGP के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि HGP को क्यों मेगा प्रोजेक्ट कहा गया और उसके सेलिएंट फीचर्स क्या थे. नाउ वी विल डिस्कस द मेथडोलॉजी कि क्या मेथड यूज होने वाला था HGP में ह्यूमन जीनोम को स्टडी करने के लिए. तो जब स्टडी शुरू हुई तो दो बातें सामने आई कि जो ह्यूमन DNA है, दैट इज आर DNA हैज 2 पार्ट्स, उसके 2 हिस्से हैं. आर DNA हैज 2 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज कोडिंग पार्ट और दूसरा पार्ट होता है नॉन कोडिंग पार्ट. जो ह्यूमन DNA है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. द वन इज कोडिंग पार्ट एंड द अदर इज नॉन कोडिंग पार्ट. सो कोडिंग पार्ट का काम क्या होता है? कोडिंग पार्ट जो है वो कोड करता है. इट कोड्स फॉर प्रोटीन्स वी नीड. ये वो प्रोटीन्स को कोड करता है जिनकी हमें जरूरत होती है. और जो नॉन कोडिंग पार्ट है इट डजंट गिव एनीथिंग. और आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये कुछ भी कोड या किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता. नाउ जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो फिर इन दोनों कंडीशंस को लेकर के उन्होंने 2 अप्रोच बनाई आगे चलकर, क्योंकि अब 2 तरह से स्टडी हो सकती थी. एक DNA के उस हिस्से की जो कोड करता है प्रोटीन के लिए और एक दूसरे के लिए जो नहीं कोड करता. या आप ऐसा कह सकते हैं एक सिचुएशन में सिर्फ कोडिंग पार्ट को लेकर स्टडी करा और दोनों में दूसरे पार्ट में इन दोनों को लेकर स्टडी किया. तो नेक्स्ट टॉपिक ये तो हुआ मेथडोलॉजी की. उन्होंने ये 2 मेथड सोचे कि हम इन पर आगे स्टडी कर सकते हैं. और आगे आएगी इसकी अप्रोच. तो HGP में 2 अप्रोच आती हैं. सो सी आफ्टर मेथडोलॉजी, जब मेथडोलॉजी समझ आ गई तो उनको जो है अप्रोच की बात करनी थी. सो यू शुड नो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 2 अप्रोच काम करती हैं. पहली अप्रोच जो है दैट वाज यू कैन राइट फर्स्ट अप्रोच एज द हेडिंग. सो व्हाट वाज द फर्स्ट अप्रोच? इट वाज टू सीक्वेंस ओनली कोडिंग पार्ट. ये सिर्फ कोडिंग पार्ट को जो है सीक्वेंस करे. ठीक है, पहली अप्रोच में सिर्फ जो है वो DNA का हिस्सा सीक्वेंस किया जाए जो कोड करता है प्रोटीन के लिए. एंड दिस वाज कॉल्ड एज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स. इनको क्या कहा गया? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस पार्ट्स और यू कैन से टैग्स. इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ EST. सो EST वाज व्हाट? इसको GST से मिलता जुलता ऐसे याद रख सकते हैं कि जो पहली अप्रोच थी वो EST की बात करती है. सो EST स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स एंड इट स्टैंड्स फॉर दैट सीक्वेंसिंग ऑफ DNA दैट इज द कोडिंग पार्ट. सो पहली अप्रोच जो HGP की थी वो DNA के पहले मेथड को यूज करती थी, दैट वाज कोडिंग पार्ट ऑफ DNA. एंड इसने जो एक्सप्रेशन दिया दैट वाज कॉल्ड एज EST. नाउ सी the second approach. What was the second approach? So in second approach
इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्लाइंड अप्रोच. आई टेल यू क्यों इसे ब्लाइंड अप्रोच कहा गया. ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लाइंड अप्रोच. एंड यहां पर आप नोट लगा लें कि दिस वॉज एक्चुअली यूज्ड. प्रपोज्ड थे ये दोनों, बट दिस वॉज एक्चुअली यूज्ड. सेकेंड अप्रोच जो है यूज हुई थी. प्रपोज्ड दोनों थी, लेकिन यूज कौन सी हुई? ब्लाइंड अप्रोच. अब इसमें होना क्या था, यहां पर ऑप्शंस थे कि सिर्फ डीएनए का कोडिंग पार्ट लेकर सीक्वेंस किया जाए, और एक ऑप्शन था टू सीक्वेंस द एंटायर डीएनए. पूरा का पूरा डीएनए ले लिया जाए, सिर्फ कोडिंग पार्ट ना लिया जाए. तो एंटायर डीएनए ले लिया का मतलब क्या हुआ कि इसमें बोथ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग पार्ट विल बी इन्वॉल्व. ठीक है, तो उन्होंने सेकेंड अप्रोच को फॉलो किया. और दिस वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस वॉज ऑल्सो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज सीक्वेंस annotation. Sequence annotations. So underline this. This was called as, the blind approach was called as sequence annotation. अब क्वेश्चन आता है इस सेकेंड अप्रोच को ब्लाइंड अप्रोच क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पूरा का पूरा डीएनए उठा लिया. दे वर नॉट श्योर कि हम सिर्फ कोडिंग पार्ट ले लें या नॉन कोडिंग पार्ट ले लें. अब यहाँ पर क्या हुआ, इस अप्रोच डिसाइड हो गई कि हमें जो है सेकेंड अप्रोच यूज करनी है, एंड दैट वाज द ब्लाइंड अप्रोच. इसके डिसाइड होने के बाद डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, एंड देन इट वाज कट इनटू फ्रैगमेंट्स यूजिंग एंडोन्यूक्लियसेस. इनटू फ्रैगमेंट्स डीएनए निकाल लिया गया. आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वो. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्पीक व्हाट हैपेंड. डीएनए वाज एक्सट्रैक्टेड, देन इट वाज कट इनटू फ्रैगमेंट्स, and then these fragments were sequenced, and before sequencing they were cloned. डीएनए की क्या कराई गई? क्लोनिंग करानी थी, कि जिससे पहले आप उसे सीक्वेंस करें उससे पहले उसकी क्लोनिंग करा लें. अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि क्लोनिंग करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? फॉर क्लोनिंग के लिए अ होस्ट एंड अ वेक्टर इज नीडेड. होस्ट कौन होता है? यूजुअली जैसे हम हमारी डेली लाइफ से लें तो होस्ट वो होता है, जैसे मान लीजिए हम किसी के घर घूमने के लिए गए, ठीक है, अपने फ्रेंड के यहाँ घूमने गए, तो हम हैं गेस्ट क्योंकि हम उसके घर जा रहे हैं, और हम जिसके घर जा रहे हैं वो हुआ होस्ट. तो यहां पर भी दो वर्ड आ रहे हैं, होस्ट और वेक्टर. यहाँ होस्ट और गेस्ट नहीं आता है, गेस्ट की जगह वेक्टर आता है, ये याद रखें. तो जहां आप गेस्ट वर्ड यूज करते हो वहां पर आप वेक्टर वर्ड यूज करते हो बायो में. ठीक है, होस्ट इज सेम. तो होस्ट वो है जहां पर आपको डीएनए भेजना है, और वेक्टर कौन है? जो उस डीएनए को लेकर जाएगा. ठीक है, तो अब आप देखें यहां पर होस्ट कौन थे? होस्ट यूज्ड इन दिस प्रोसेस वेयर आइदर बैक्टीरिया और ईस्ट. ठीक है, और वेक्टर कौन था? देखो होस्ट कौन है? बैक्टीरिया और ईस्ट. और डीएनए लेकर कौन जाएगा? जिसे हम जीन टैक्सी भी बोल सकते हैं. जीन टैक्सी वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये वो बंदा है या ये वो सोर्स है जो आपके डीएनए को ले जाएगा बैक्टीरिया और ईस्ट के अंदर, यानी कि होस्ट के पास लेके जाएगा. जैसे हमें फ्रेंड के घर जाना है तो मुड़ के तो नहीं जा सकते, हमें कोई ना कोई सोर्स चाहिए. जैसे हमें या तो कार चाहिए या साइकिल चाहिए या बाइक चाहिए, समथिंग एज अ सोर्स ऑफ मोशन वी वांट. तो वो जीन टैक्सी, हमें भी एक टैक्सी चाहिए, है ना, सवारी चाहिए जिससे हम जाएं. तो दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर, वो जो हमें हमारे होस्ट के घर ले जाएगा. तो यहाँ पर वेक्टर कौन है? या तो बीएसी यूज होगा या वाईएसी यूज होगा. अब ये बीएसी और वाईएसी क्या है? ये है जीन टैक्सी. ये टैक्सीज का नाम है, जो आप समझ लें कि ये वो वेक्टर हैं जो आपके डीएनए को बैक्टीरिया या यीस्ट के अंदर तक ले जाएंगे. ठीक है, तो मैं पहले इनका फुल फॉर्म बता देती हूँ. बीएसी स्टैंड्स फॉर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. एंड वाईएसी इज ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. ठीक है, ये आपके वेक्टर्स हो गए. अब यहां पर एक बात देखें कि ये फिर से दो कंडीशंस है. आपको दो वेक्टर्स मिले हैं, एक तो बीएसी मिला है और एक वाईएसी मिला है. जब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, जैसे हमारे पास दो अप्रोच थी,
तो हमने क्या बोला कि HGP ने नीचे वाली अप्रोच यूज करी, ठीक है, कि दो प्रपोज्ड बातें थी कि दो काम हो सकते हैं, पर किया कौन सा गया ये, तो ये दो प्रपोज्ड थे बट एक्चुअली यूज्ड वाज द सेकंड अप्रोच। वैसे ही हमारे पास दो वेक्टर, हमारे पास दो गाड़ियां हैं कहीं जाने के लिए, एक BAC है और एक YAC है, ठीक है। हम किस में जाएंगे, जो ज्यादा कंफर्टेबल होगी, जो साइज में ज्यादा बड़ी होगी, या जिसके सारे फीचर्स अच्छे होंगे। तो यहाँ पर YAC जो है वो वॉज बिग इन साइज। बिग इन साइज का मतलब क्या है, इसकी कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा थी, ये ज्यादा सामान ले जा सकती थी। तो यूज क्या हुआ, दो ऑप्शंस थे BAC और YAC, बट एज अ वेक्टर in HGP yak was used, so you can say that it was actually used. Proposed दो चीजें थी BAC और YAC, but used was YAC. So you can note down properly that for final execution of project YAC was used. So it was actually used for final execution. दो ऑप्शन थे, but this was used actually for the final execution. Now on this page I will give you complete flowchart of the process which I have just talked about. What was done in your human genome project? From genome, human के genome से क्या किया गया था, कंप्लीट DNA, अभी हमने पढ़ा सेकेंड अप्रोच यूज हुई थी, यानी कि कंप्लीट DNA जो है वो आइसोलेट किया गया। जो हमने अभी पढ़ा उसको मैं समराइज कर रही हूँ कम वर्ड्स में, जिससे क्लियर हो जाए अगर आपको नहीं समझ आया। तो जीनोम से कंप्लीट DNA आइसोलेट किया, देन यू हैव द आइसोलेटेड DNA, दिस DNA वाज कट यूजिंग द एंजाइम। अब DNA को कट किया तो क्या हुआ होगा, DNA के फ्रेगमेंट्स बने होंगे, यानी टुकड़े बने होंगे, ठीक है। अब ये DNA के जो टुकड़े बने, जिनको आप फ्रैगमेंट्स बोल रहे हो, इन्हीं फ्रैगमेंट्स को ले जाया गया कहा, होस्ट के अंदर। दिस इज द होस्ट। होस्ट कौन था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि होस्ट वाज आइदर बैक्टीरिया और यीस्ट। तो ये होस्ट बॉडी है। इस होस्ट के अंदर जाने के लिए जो आपका DNA का फ्रैगमेंट है, इस DNA के, मान लीजिए ये हमारा DNA का फ्रैगमेंट है और इसे ले जाना है होस्ट की बॉडी के अंदर, तो हमें क्या चाहिए था, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा दोस्त है और ये हम हैं, ठीक है। दिस इज वी सपोजिंगली एंड दिस इज अवर फ्रेंड, जो होस्ट है, जो हमारा इंतजार कर रहा है। हमें इसके घर जाना है, घर जाना मतलब बैक्टीरिया या ईस्ट की बॉडी के अंदर जाना है इस DNA को। तो हमें इसके घर जाना है, तो हम कैसे जाएंगे, उड़ के तो नहीं जा सकते। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए गाड़ी। उस गाड़ी का नाम होता है वेक्टर्स। सो क्या लिख लेंगे कि दिस फ्रैगमेंट ऑफ DNA was with the help of vectors introduced into the host cell। इसको जो है वेक्टर की मदद से होस्ट सेल के अंदर पहुंचाया जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो फ्रैगमेंट्स आ गए हैं, ये फ्रैगमेंट जब होस्ट सेल में आ जाएंगे तो ये फ्रैगमेंट्स यहां आने के बाद दे विल रेप्लिकेट, यू कैन राइट फ्रैगमेंट्स रेप्लिकेट इन होस्ट सेल। ये होस्ट सेल के अंदर जो है रेप्लिकेट होंगे। रेप्लिकेशन पढ़ चुके हैं हम। रेप्लिकेशन क्या होता है, DNA से DNA बनना। तो अभी आप एक DNA का टुकड़ा लाए हैं कहीं बाहर से और उसे आपने बैक्टीरिया और ईस्ट के अंदर डाल दिया है। अब वो बैक्टीरिया और ईस्ट के अंदर DNA से DNA बनाएगा, यानी इट विल अंडरगो रेप्लिकेशन। इसलिए वर्ड यूज किया रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन आप पढ़ के आए हैं पहले। तो रेप्लिकेशन में क्या हो रहा था, DNA जो है होमोकैटालिसिस करता है, DNA टू DNA बनाता है, तो DNA का नंबर बढ़ जाएगा। एंड दीज फ्रैगमेंट्स वे सीक्वेंस्ड यूजिंग सैंगर्स मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फ्रैगमेंट्स थे, ये आ सकता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो DNA सीक्वेंस किया जाता है वो किस मेथड से किया जाता है। इट कैन बी अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो। सो दीज फ्रैगमेंट्स वेर sequenced using which method? The method's name is Sanger's method, SANGERS, Sanger's
method. And this entire process which we discussed right now, ये पूरा का पूरा process कहलाता है, it should be capital R, rDNA technology. इसका नाम है, इस process का नाम है rDNA technology. So this was all about the Human Genome Project. अभी Human Genome Project के salient features बचे हुए हैं, and then applications we will discuss in the next video, so that the important part which we have covered, you're not messing it up with the second topic of the HGP. So I hope this was clear. Thank you for watching.